हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। इसमें हमारा चैप्टर नंबर है 14। चैप्टर नंबर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के रसायन, जिसमें हमने 2 वीडियो में इसका जो कंटेंट कंप्लीट करा दिया है। यहाँ इस वीडियो में हमारे अभ्यास प्रश्न रहने वाले। हम इस वीडियो में आपको अभ्यास प्रश्न कराने वाले हूँ, जो हमारे अभ्यास प्रश्न है चैप्टर 14 के। तो विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव, इसका हमने कंटेंट बहुत विस्तार से पढ़ाया था और अच्छे से समझाया था। अगर आपने ना देखे हों तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे अभ्यास प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, हमने समझा था कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या हैं, और विद्युत धारा जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, अच्छे से समझा था। तो यहाँ पे हम इसके अभ्यास प्रश्न करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझेंगे और इन्हें करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया गया, इसमें बोला गया रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। जो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल और क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। तो इसमें हमारा जो खाली स्थान था, यहाँ पे हमने क्या भरा, अम्ल और क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो क्या किसका प्रभाव उत्पन्न होता है? अगर किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, कोई कॉपर सल्फेट विलयन लिया है, उसमें क्या करा, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए। जो कॉपर बैटरी के किसी से ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया। जो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित जो धातु की परत चढ़ाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ाया, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जब किसी परिरक्षित के स्वतंत्र सिरे को, जब क्या प्रश्न नंबर हमारा 2 है, इसमें क्या पूछा गया है? जब किसी संपरिरक्षित के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबाते हैं, किसी विलयन में क्या करते, डुबाते हैं, तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसे होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसमें क्या है, जब किसी हम संपरिरक्षित के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर देख लेते हैं। जब संपरिरक्षित के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबाते हैं, क्या करते हैं, जब हम संपरिरक्षित के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबाते हैं तो विलयन में विद्युत धारा होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। जब संपरिरक्षित के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई में विक्षेपित होती है। नेक्स्ट प्रश्न इसका देख लेते हैं। प्रश्न नंबर इसका 3 है। ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए। आपको क्या है, ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखने हैं जिनका परिरक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। चित्र आप देख सकते हो, हमने पढ़ाया था, वहाँ चित्र सारे दिखाए थे और क्रियाकलाप कराए थे। इसीलिए हमें क्रियाकलाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ से हमारे चित्र और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो क्रियाकलाप दिए गए होते उन्हें करके देखना चाहिए और उन्हें पढ़ना भी चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। हमें 3 पूछे गए हैं। जो क्या 3 पूछे गए, ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो देख लेते हैं। अम्ल, क्षार और लवण के विलयन में टोंटी का पानी, सिरका, नींबू का रस आदि। अम्ल और क्षार और लवण के विलयन, टोंटी का पानी, सिरका, नींबू का रस,
इनमें से क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चित्र में दर्शाए गए व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। इसमें क्या है? बल्ब प्रज्वलित नहीं हो रहा है। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर में व्याख्या कीजिए। चित्र को आप देख सकते हैं, इसमें बल्ब प्रज्वलित नहीं हो रहा, बल्ब दीप्त नहीं होता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता, जब कोई द्रव क्या करता है? अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, तो संपरिरक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता है तथा बल्ब दीप्त नहीं होता है। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण बल्ब दीप्त नहीं होता है। इसमें क्या बताया गया है? यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण क्या होता है? बल्ब दीप्त नहीं होता है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते। हमारा क्या दिया गया? दो ध्रुवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरिरक्षित का प्रयोग किया जाता है। यह देखा गया कि संपरिरक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ और जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। ए के लिए क्या? बहुत चमकीला दीप्त होता है, लेकिन बी के लिए क्या? बहुत धीमा दीप्त होता है। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या होगा? जो ए से है, द्रव ए से द्रव बी से अच्छा चालक है। क्या है? जो द्रव ए है बी से अच्छा चालक है, इसीलिए चमकीला दिखता है और बी अत्यंत धीमा दिखाई पड़ता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए है जो द्रव ए से द्रव बी अच्छा चालक है। प्रश्न नंबर 6 देखें क्या है हमारा। 6 दिया गया, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता? जो शुद्ध जल बताया गया था कि विद्युत का चालन करता, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर नहीं करता है चालक, तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। जो शुद्ध जल होता है विद्युत का चालन नहीं करता है। इसको चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे तन सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा डालनी चाहिए। जो शुद्ध जल होता है विद्युत का चालन नहीं करता, इसे चालक बनाने के लिए क्या किया जाता है? जो तन सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसकी मात्रा जो शुद्ध जल में डाली जाती है, तो क्या करता है? विद्युत का चालन करने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? 7वां, जो आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। जो फायरमैन आते हैं आग बुझाने के लिए, वो क्या करते हैं? जो पानी उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं, उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देख लेते हैं। शुद्ध जल विद्युत हीन चालक है। शुद्ध जल कैसा होता है? जो विद्युत का हीन चालक होता है, कुचालक होता है। परंतु नल का जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। जो नल का जल होता है क्या होता है? विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी के होज पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य बिंदु आपूर्ति को बंद कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दिया गया। इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 8 है, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिरक्षित से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परिरक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हो? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। समुद्र के पानी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है, इसी के कारण चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या दिया गया है। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। इसमें क्या पूछा गया? अगर खूब तेज वर्षा हो रही है तो लाइनमैन के लिए जो लाइन की मरम्मत करना सुरक्षित होगा, तो इसकी व्याख्या करनी है। तो देखते हैं। नहीं, लाइनमैन के लिए वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता। जो वर्षा का जल होता कैसा होता? विद्युत का चालक होता, जिससे झटका लगने की संभावना बढ़ सकती है। प्रश्न नंबर 10,
पहले से सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल है। इसीलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरीक्षित से उसका परीक्षण किया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका कारण हो सकता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इस उत्तर देखते हैं। इस बात में सही तथ्य है कि वर्षा का जल अशुद्ध जल की तरह ही शुद्ध होता है। वर्षा का जल कैसा होता है? जैसा अशुद्ध जल हमारा शुद्ध होता है, वैसा ही वर्षा का जल शुद्ध होता है। अशुद्ध जल वर्षा लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। जो अशुद्ध जल होता है इसमें लवण नहीं पाए जाते, इसीलिए ये क्या होता है? हीन चालक होता है, लेकिन शुद्ध जल होता है। लेकिन हवा के कुछ कण पानी में घुलते हैं तो इकट्ठा किया हुआ शुद्ध जल अशुद्ध हो सकता है। इसमें क्या बताया गया? जो हवा के कण पानी में घुलते हैं, हवा के कण क्या होता है? पानी में कुछ घुल जाते हैं, इसीलिए इकट्ठा हुआ शुद्ध जल अशुद्ध हो जाता है। ये अशुद्धियाँ वर्षा के जल में घुलकर विद्युत का चालन बना देती हैं। अशुद्धियाँ क्या करती? वर्षा के जल में घुलकर विद्युत का चालन बना देती हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या दिया गया। आपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाई है। जो आपके क्या है? आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की आपको क्या करना? सूची बनानी है। कार के कुछ भाग, स्नानागृह को टोंटी, स्नानागृह जो स्नान करने वाली टोंटी होती, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम, क्या है? विद्युत लेपित वस्तुएं होती हैं। तो उन्हीं को हमें क्या है? लिखना है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो प्रक्रिया आपने क्या क्रियाकलाप 11.7 में देखी थी, आप देख सकते हो। जो हमने क्या है? कंटेंट कराया था, उसमें हमने जो चित्र दिखाया था 11.7, वह कापर के शोधन में उपयोग होता। वह क्या करता? कापर के शोधन में उपयोग होता। एक पतली शुद्ध कापर छड़ एक कार अशुद्ध कापर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है? कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, इसका कारण भी लिखिए। तो देख लेते हैं। जब कापर विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती, जब क्या है? कापर के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट नियोजित होता है। तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है? नियोजित होता है। बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता है, उसे निशोधित हो जाता है। इसीलिए क्या है? जो अशुद्ध कॉपर की छड़ों को धन टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही धन टर्मिनल पर जुड़ा शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड विलयन से कॉपर को आपूर्ति करता है। तो यहाँ पे क्या है? हमारे अभ्यास प्रश्न सारे समाप्त होते हैं। यहाँ पे हमने इसके अभ्यास प्रश्नों को करा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ, जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे हमारी एनसीईआरटी 8 क्लास की समाप्त हो जाएगी। फिर हम 6 क्लास की एनसीईआरटी, 7 क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की, ऐसे सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे।